आप सबसे मुखातिब होने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर किशन कुमार जी को कि आप आएँ, मातृभाषा के स्वरूप, उसके उद्देश्य, उसके महत्व और जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, इन सब विषयों पे आपके बीच अपनी बातचीत रखें, विचार रखें। और मेरे विभाग के कर्मठ मेरे साथी डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सीमा दीक्षित, मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। भूमिका स्वरूप बहुत सारी बातें कही गई। इन बातों में कुछ बातें संभवतः और जोड़ पाऊँगा और हो सकता है उससे कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में हमें कोई सुविधा होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहा जाता है कि यदि किसी को आपने वरदान देना है तो उसको ये कहिए कि तेरी उम्र लोकगीतों जैसी लंबी हो। जैसे लोकगीत होते हैं ना, वो कभी मरते नहीं हैं, वो लोगों की जुबां पर होते 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 कई कई शताब्दियाँ पार कर जाते हैं। और यदि किसी को अभिशाप देना हो तो उसको क्या कहा जाए कि तू सारी जिंदगी अपनी मातृभाषा में बोल ना पाए। दुनिया में इससे बड़ा अभिशाप नहीं है कोई कि आप अपनी भाषा में बोल ही नहीं सकते हो, सोच ही नहीं सकते हो। और जो बोल नहीं सकता, जो सोच नहीं सकता, वो सीख भी नहीं सकता। ये तो इतनी नैसर्गिक चीज है। नैसर्गिक चीज क्या होती है? जैसे सर्दियां है ना, धूप अच्छी लगती है, नैसर्गिक है। उसी तरह से मातृभाषा आपकी नैसर्गिक है, इसका कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे माँ का विकल्प नहीं होता ना, मौसी तो है, अतिरिक्त माँ है, वो माँ नहीं है, अतिरिक्त है, विकल्प नहीं है मातृभाषा का। चाहे आपने कोई भी भाषा क्यों ना सीखी हो, वो आप तय नहीं कर सकते। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, संयोग से है। जैसे संयोग से कोई अफ्रीका में पैदा हुआ, कोई यूरोप में पैदा हुआ, कोई भारत में पैदा हुआ, कोई हरियाणा में हुआ, कोई पंजाब में हुआ। तो ना आप अपना धर्म चुन सकते हो, ना आप अपना लिंग चुन सकते हो, ना आप अपनी भाषा चुन सकते हो। ये सब क्या होती हैं? प्रकृति प्रदत्त एक प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको बचपन में मिलती हैं, जिस प्रकार का परिवेश आपको मिलता है। तो लेकिन जहाँ तक मातृभाषाओं पर मंथन की बात है, विचार विमर्श की बात है, सर ने यूनेस्को की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, और उसमें एक बात मैं और जोड़ दूँ, भूमंडलीकरण के बाद लगभग 6000 मातृभाषाएं खत्म हो चुकी हैं। अब आप देखिए, क्योंकि ये बात मैं कई बार विद्यार्थियों के बोलता हूं कि यदि आपने भूमंडलीकरण की अवधारणा का पता ही नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई का 1% भी नहीं सीख सकते, जिस मौजूदा दौर में आप पैदा हुए हो और जिस मौजूदा दौर में आप पढ़ रहे हो। हर दौर की कुछ खास हवाएं होती हैं, उन हवाओं से आपको परिचित होना होता है और तब जाकर के आप उसमें ज्ञान विज्ञान के माध्यम से कोई बात उसमें जोड़ पाते हो। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जो व्यक्ति पैदा हुआ, यदि स्वतंत्रता आंदोलन का उसको ज्ञान नहीं था तो आप ये समझिए कि उसको उसकी ज़िंदगी का भी ज्ञान उस समय नहीं था। आप जो पैदा हुए हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भूमंडलीकरण के युग में पैदा हुए हैं। यदि इसका आपको नहीं पता है, आप कोई भी विषय पढ़ ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है, आप ये समझिए। तो दोस्तों, इस अवधारणा के बाद जिस तरह से कितनी भाषाओं को क्रूर पहिए से कुचला जा रहा है, यदि इसको हम नहीं समझ पाएंगे तो आप अपनी ना तो हिंदी को समझ पाएंगे और ना आप अंग्रेजी को भी समझ नहीं पाएंगे, ना आपको बांग्ला का पता चलेगा, ना आपको फ्रेंच का पता चलेगा। एक ज़माने में फ्रेंच जो है इंग्लैंड की बड़ी प्रतिष्ठित भाषा हुआ करती थी। एक ऐसा दौर था, अंग्रेजी में जब वो व्यक्ति बोलते थे तो उसको क्या करते थे? तौहीन होती थी। लेकिन आज आप देखिए, इंग्लैंड में फ्रेंच तो कहीं भी नहीं, फ्रेंच तो फ्रांस तक ही सीमित होकर के रह गई है। और इंग्लैंड में आज जो अंग्रेजी है उनकी क्या है? प्रतिष्ठित भाषा है। क्यों? क्योंकि उस अंग्रेजी भाषा से उन्होंने प्यार किया, ठीक है ना, जो उनकी एक सहज भाषा है।
उसमें बड़े बड़े कवि पैदा हुए, बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए और उस अंग्रेजी का प्रभुत्व पूरी दुनिया में फैला। उसके साथ हालांकि एक साम्राज्यवादी भावना भी थी, वो एक अलग बात है, उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जब तक हम अपनी भाषाओं से प्यार नहीं करेंगे, जो कहते ना, जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो दूसरे से कैसे कर लेगा। और अपने आप से प्यार ना करना, ये चुनौती जो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, ये वहाँ से शुरू होती है। आज मैं सुबह सुबह अपने बच्चों से एक बात शेयर कर रहा था, साझा कर रहा था। मैकेले ने 1835 में कहा था कि भारत की सारा जो ज्ञान विज्ञान है, यूरोप की एक अलमीरा काफ़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त निशाना उसने मारा था और सोच के निशाना मारा था उसने, उस व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना था, लंबे समय तक उस जाति ने यहाँ पर राज करना था। और राज करने से अभिप्राय क्या था, इन लोगों के अंदर एक बार क्या ला दे, ये डिप्रेशन लेकर के आ दे कि आप किसी काबिल नहीं हो। ये काम उन्होंने किया। ये भारतीयों को बार बार आप देखिए कि खास करके कुत्तों से उसकी उपमा जो बनाई, जो खास करके होटल के बाहर लिखा होता था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ठीक है ना। किस स्तर पर ले गए, किस जाति को, जिसने शतरंज जैसा खेल दिया। किस जाति ने, जिसने अर्थशास्त्र लिखा। कौन सी जाति ने, जो मसालों के राजा थे। कौन सी जाति जो मखमली कपड़ा बनाना जानती थी। कौन सी जाति जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती थी। कौन सी जाति जिन्होंने बौद्ध दर्शन दिया। कौन सी जाति जिसने महावीर दर्शन दिया, जिसने चारवाक दर्शन दिया। उस जाति को कहाँ लेकर के गए, वो डिप्रेशन में लेकर के गए। उसको क्या करना सिखाया, अपने आप से बैर करना सिखाया। और जब आप अपने आप से बैर करते हो ना अपने कपड़े अच्छे लगते हैं, ना आपकी बोली अच्छी लगती है, ना आपका भोजन अच्छा लगता है, ना आपको अपना देश अच्छा लगता है, ना आपको अपनी कोई भी चीज़ पसंद आती है। और आप नज़र मार करके देख लें, दैनिक जीवन के अंदर जब भी कोई चीज़ फ़ौरन से आती है तो उसका बुखार हमारे ऊपर किस तरह से चढ़ता है। देखिए आप देखिए, बर्गर के सामने आपको लस्सी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पिज़्ज़ा के सामने तो बिल्कुल ही स्टेटस के साथ जुड़ गए आपका। आप जन्मदिन मना रहे हैं और आप अपने दोस्तों के साथ ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपने क्या करना, उनके साथ बैठ करके लस्सी पीनी है। आप उस स्थिति में हम चले गए हैं। और ये कहा जाता है कि ये पराधीनता से पराधीनता तक का सफर है। आज़ाद बेशक हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो ग्रंथियां बनी हुई थी वो ग्रंथियां अभी तक कटी नहीं हैं। उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को क्या किया हुआ है, जकड़ा हुआ है। हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको एक भाषा अच्छी तरह से आए, जो आपकी मातृभाषा है। 2-3 भाषाएं आपको आपकी जानकारी के लिए आए, उसमें आपको अंग्रेजी आए, आपको चीनी आए, आपको संस्कृत आए, कोई और भाषा, वो आपका समृद्ध व्यक्तित्व है। लेकिन बहुत चालाकी से चीज़ों के साथ क्या किया जाता है, फेरबदल किया जाता है। बहुत चालाकी की जाती है। यहाँ मीडियम का विरोध है, अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है। यदि कोई समझे तो मीडियम के रूप में आपकी अपनी भाषाएं हों, दूसरी भाषा आपके ऊपर ना थोपी जाए, ये बात है। और इस कारण न जाने कितने जो लोग हैं उनकी प्रतिभाएं किस प्रकार से नष्ट होती हैं। उसका मुख्य कारण है ये। क्यों? क्योंकि इनकी सोचने समझने की श्रृंखला क्या हो जाती है, टूट जाती है। यदि उनको दूसरे मीडियम में पढ़ाया जाता है। आपको पता है प्रेमचंद के साथ क्या बनी थी? मैथमेटिक्स नहीं आता था, लेकिन और मैथमेटिक्स में जो पास होना बहुत जरूरी था। और उस कहानी का उसने जिक्र किया बड़े भाई साहब में, उस पीड़ा का। उसने उस कहानी को पढ़ लेना, उसको पता चल जाएगा कि प्रेमचंद को मैथमेटिक्स नहीं आता और मैथ का पेपर पास करना जरूरी है। और आप देखिए कि उसके बावजूद वो व्यक्ति कितना बड़ा लेखक है।
प्रेमचंद के बिना आप भारत की कोई मुकम्मल तस्वीर नहीं खींच सकते हो। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रेमचंद किस में पैदा हुआ है, हमारी भाषा में पैदा हुआ है। आप अंदाजा लगाएंगे कि प्रेमचंद का जो हामिद का चिमटा है, आपके देश के प्रधानमंत्री को जब गैस चूल्हा की परियोजना को एक उत्तर प्रदेश में लागू करना पड़ा, तो वहां पर जो गैस की परियोजना थी उसको प्रेमचंद के चिमटा के माध्यम से बताई थी। ये है एक साहित्यकार की शक्ति। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले संसद में जो सत्र शुरू हुआ था, वहां दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों का गुणगान किया गया था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि संसद में कविता इस पर एक लेक्चर आपके बीच में दूं। यह है आपके साहित्य की और आपकी कविता की शक्ति, और ये भाषा की शक्ति है सही मायने में तो। क्योंकि भाषा का जो श्रेष्ठ रूप है वो किसमें दिखाई पड़ता है, उसके साहित्य में दिखाई पड़ता है। वही उसको लंबा जीवन प्रदान करता है। जिस देश के पास अपनी भाषा नहीं होती, आप ये समझिए उस देश के पास उसके वैज्ञानिक भी नहीं होते, उस देश के पास उसके चिंतक भी नहीं होते, बुद्धिजीवी भी नहीं होते। वो देश बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। वो देश उधार की चीज़ों से काम चलाता है। उसके पास मौलिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और बिना मौलिकता के आप दुनिया में अपना झंडा नहीं गाड़ सकते। आप उधार की चीज़ों से कितने दिन तक काम चलाओगे। राजनीति में उधार का मॉडल, इकोनॉमिक्स में उधार का मॉडल, पढ़ाई में उधार का मॉडल, ठीक है ना, किसी परियोजना में उधार का मॉडल, कब तक? क्यों? क्योंकि मौलिकता की कल्पना क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि आपने अपनी भाषा में जो चिंतन करने का काम है, जो सोचने का काम है, वो छोड़ दिया। और ये डिमांड है पूरी दुनिया में। यूनेस्को तो बार बार ऐसे बोलता है कि राजस्थान के बच्चे को राजस्थानी में शिक्षा दो, तमिल के बच्चे को तमिल में दो, मलयालम के बच्चे को मलयालम में दो, केरल के बच्चे को कन्नड़ में दो। ये जो भाषा जिस बच्चे को आती है, 10वीं तक की शिक्षा उसी भाषा में दी जाए। अन्यथा क्या होता है, एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि अन्यथा ये होता है कि स्कूल में जो उसके दिमाग में बिंब बनते हैं और जो घर में बिंब बनते हैं, उनमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। घर में किस चीज़ के बिंब बनते हैं? घर में बिंब बनते हैं गाय के, भैंस के, टेलीविज़न के, जो कुछ चीज़ें आपके सामने होती हैं, रिमोट के। आजकल के बच्चों के सामने क्या बिंब बने हैं? मोबाइल का, कुछ भी आप कह लें, है ना। भोजन किसका? गेहूं का, चावल का, दाल का, ये बिंब बनेंगे। और वो स्कूल में गया तो उसके बिंब क्या बन गए हैं? उसके सामने बिंब टीचर ने बताया कि नील नदी, देखी नहीं। घर में बात सुनी गंगा नदी की, टीचर ने क्या बताया? नील नदी। कोई बिंब ही नहीं बना। बच्चे ने क्या किया? याद किया। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? नील नदी। याद किया, कल्पना नहीं जुड़ी। कल्पना किस में जुड़ी? गंगा नदी से। कैसे जुड़ी? गंगा गए गंगादास, जमुना गए। गंगा राम हो सकता है कोई गांव का व्यक्ति हो, गंगा हो सकता है किसी फिल्म की नायिका हो, प्रदेश फिल्म की। गंगा जो है क्या है? गंगा जमुना का अक्षेत्र, दुनिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र। गंगा जो है शिव की जटाओं से निकली। गंगा जो है क्या है? मुक्ति की नदी। गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। कितने सारे बिंब उसके दिलो दिमाग में क्या हो गए? जुड़ गए, ठीक है ना। उसका दिमाग चलना शुरू हो गया। जब नील नदी की उसका दिमाग नहीं चला, उसने याद करना शुरू किया। उसका जोर किस पे रहा? मेमोरी पे रहा, रटंत पर रहा। वो तोता रटंत तो बना, वो वैज्ञानिक नहीं बना, वो सामाजिक चिंतक नहीं बना, बुद्धिजीवी नहीं बना। और इसी कारण देश की इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ज्ञान विज्ञान में हमारी क्या भागीदारी है? 2% भी नहीं। पॉपुलेशन कितनी है? 17% है। कारण यही कि उसकी जो शिक्षा है वो किस में है? अपनी भाषा में नहीं है, इस कारण। और जब ऐसे होता है तो क्या होता है? आप देखिए, माँ बाप का भी जोर किस पे? 99 पे है।
कोई नहीं कहता। माँ बाप भाई, कोई बच्चा ये कहते ना पापा मैंने कहानी लिखी है, माँ बाप बड़े नाराज होते हैं, इसका दिमाग खराब हो गया। कहानी लिखना, गीत लिखना, उसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैं आपको ऐसे व्यक्तियों के नाम बताऊं, नरेश सक्सेना ने बीटेक की है, हिंदी के बड़े कवि हैं। बीटेक के कारण उनका नाम नहीं है, किसके कारण नाम है उनका? हिंदी के कवि के कारण। अशोक वाजपेयी आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े, नाम नहीं है, कवि के कारण नाम है उनका। ये तो दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आज जीवित हैं। ऐसे असंख्य व्यक्ति हैं। उदय प्रकाश कितने बड़े कहानीकार हैं, बीएससी की हुई, एमएससी की, उसके बाद कहानी के क्षेत्र में। लालटू बीटेक की हुई है कविता के क्षेत्र में। तो आपकी जो भाषाएं हैं, जब आप अपनी भाषाओं में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप क्या करते हो? ज़्यादा बढ़िया ढंग से आप सोच पाते हो, चिंतन कर पाते हो, ज़्यादा सीख पाते हो। जिंदगी किसका नाम है? सीखने का नाम है, रटने का नाम नहीं है, है ना? ये सीखना किस प्रकार का है? जैसे लोहिया साहब कहा करते थे कि भाई यदि तैरना नहीं आता तो नदी में छलांग नहीं लगानी चाहिए। और उन्होंने पता क्या कहा? बिना नदी में छलांग लगाए तो तैरना भी नहीं आ सकता। बिना पानी में गए किसी को तैरना सिखा सकता है कोई? यदि तैरना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको अपने पानी में जाना पड़ेगा। तो जब तक हम अपनी भाषाओं को समृद्ध नहीं बनाएंगे, समर्थ नहीं बनाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो अपनी भाषाओं को समृद्ध बनाएं, समर्थ बनाएं, उसमें बातचीत करने में सहज रहें और इस आत्मग्लानि से बाहर निकलें। ये जो आत्मग्लानि में हम जी रहे हैं ना, यदि इससे हम बाहर नहीं निकले तो आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। ये इस देश के लिए किसकी बात है? बड़े दुख और शर्म की बात है कि जिस भाषा में लड़ाई लड़ी, भाषा में लड़ाई तो किस में लड़ी? और जब लड़ाई उसके बाद आज़ादी मिली तो कौन सी भाषा प्रमुख है? देखो आप, लड़ाई किस में लड़ी थी आपने? और इसी को कभी कभी ये बोलते हैं कि जब तक नोट की भाषा और वोट की भाषा एक नहीं होगी। वोट किस में मांगे जाते हैं? आपकी अपनी भाषाओं में। फाइल पे नोट किसी और भाषा में चढ़ाया जाता है। तब तक जो है वो सच्चा लोकतंत्र जिसको आप स्थापित करना चाहते हैं, देखिए जनता का राज्य तभी हो सकता है यदि जनता की बात हो और जनता की भाषा हो। उसके बिना जनता का राज्य हो नहीं सकता। रघुवीर साहे की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि शास्त्रार्थ वही करेगा जिसको अपनी भाषा आती है, जिसको अपनी भाषा नहीं आती हो तो गूंगा है, वो क्या बोलेगा? क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। समझ गए ना? तो पूरी दुनिया में इस तरह की बहुत स्टडी हो चुकी हैं। बहुत सारी जो विद्वान हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दुनिया के अंदर जिन देशों ने मातृभाषा को अपनाया, यूरोप के सारे देश अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा देते हैं। अंग्रेजी वहाँ पे अतिरिक्त भाषा है। जर्मनी के लोग जर्मन में देते हैं, फ्रांस के लोग फ्रेंच में देते हैं, स्विट्जरलैंड की तो 3 मातृभाषाएं हैं। तो केवल और केवल किस में है? इंग्लैंड में अंग्रेजी चलती है। हाँ, अतिरिक्त भाषा के रूप में क्या अंग्रेजी जरूर सीखी जाती है। तो अतिरिक्त भाषा के रूप में आप सीखिए, किसी को कोई विरोध नहीं है। भाषाएं सीखना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अभिव्यक्त किस में कीजिए? अपनी भाषा में। सारी दुनिया का ज्ञान विज्ञान सीखिए आप और अपने लोगों को अपनी भाषा में बताइए। देख कितनी बड़ी बात है। किस दुनिया में रहना है, आप चौकन्ने रहें। जो कुछ इस दुनिया में गतिविधि होती है, हलचल होती है, तुरंत क्या करें? उसको सीखें, अपनी भाषा में बताएं।
आपको पता है कोई भी चर्चित किताब दुनिया में जो छपती है बड़ी जल्दी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो जाता है उसका, बहुत जल्दी, 1 महीने में, 2 महीने में, है ना। उसी तरह से हमारे अंदर भी इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि हम दूसरी जो भाषाएं हैं उसको सीखें और उसका जो बेहतरीन चीज़ है उसको किससे वो करवाएं, अपने समाज को, अपने लोगों को उसका लाभान्वित हों, उसको समझें, उसको जानें। तो साथियों, बहुत ही मातृभाषा के बारे में तो कहते हैं कि तो वो है कि आप अपनी माँ के बारे में क्या क्या कहोगे, है ना भाई। उसका तो कोई, ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे को यदि खड़ा कर देगा ना, वो अपनी माँ के बारे में न जाने कितनी प्रकार की बातें कहते रहेंगे। और एक लोक कहानी है, ये कहते हैं कि एक बार एक रानी थी और रानी के साथ उसकी एक नौकरानी काम करती थी। एक बार वो जो रानी का लड़का था स्कूल में खाना ले जाना भूल गया। अब उसने कहा कि जा भाई तो उसका ये जो टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है उसको दे आइए। निज में किसको दे के आऊँ? वो बोली नहीं कि जो स्कूल के अंदर तुम्हें जो सबसे सुंदर बच्चा दिखे ना उसको दे आना। अब वो तो जो बांदी थी उसकी नौकरानी वो चली अपने, वो ले करके जाके देखा उसने कि स्कूल में सबसे सुंदर बच्चा कौन है। अब उसने जा करके सबसे जो सुंदर बच्चा है उसको उसने दे दी, वो खाना दे दिया। अब खाना दे करके वापस लौटी तो उस रानी ने फिर पूछा कि तू खाना दे आई? हाँ नहीं दे आई। नहीं किसको दे के आई? नहीं सबसे सुंदर बच्चे को दे के आई। नहीं सबसे सुंदर बच्चा कौन था? वो बोली मेरा बेटा था। भी मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है, मुझे तो सबसे सुंदर कौन लगा? मेरा बेटा लगा। ठीक है ना। तो ये तो सबसे सुंदर पूछने की जरूरत ही नहीं है। ये तो इतनी नैसर्गिक चीज, इस पे बार बार शुरू से ये लेक्चर जो चल रहा है कि भी ऐसी चीज है। और वो कहते हैं किसी ने टेस्ट करना हो अपने आप को, भी उसकी मातृभाषा क्या है, टेस्ट यदि किसी ने करना हो तो खुशवंत सिंह अंग्रेजी के राइटर थे वो पंजाब के। उन्होंने कहा था कि जो राह चलता व्यक्ति जा रहा है ना, कि जब भी कोई सड़क पे कोई व्यक्ति जा रहा हो और पीछे से क्या करो आप, उसके एक थप्पड़ लगा दो। और जो गाड़ियाँ जिस भाषा में देगा ना वो उसकी मातृभाषा है। इससे क्या अभिप्राय हुआ, आप किस भाषा में तो रोते हो और किस भाषा में गुस्सा करते हो और किस भाषा में आप हंसते हो। मुझे अंग्रेजी में कोई हंस के दिखा दे, है? रो के दिखाने में भी सिर्फ आप ओ भाई गॉड तक हो, बस इससे ज़्यादा नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। उसी तरह से एक अंग्रेज व्यक्ति वो हिंदी में नहीं रो सकता, वो हिंदी में नहीं हंस सकता। वो तो किस में हंसेगा? अपनी भाषा में हंसेगा। अंग्रेजी उसके लिए सहज है, हिंदी थोड़े उसके लिए सहज है। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर